दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसे जेल को दिखाया जाता है जो एक सुनसान टापू पर बनी हुई थी और इस जेल के अंदर आज नए कैदियों को लाया गया था जिनमें एक एडमंड भी था। वार्डन से मिलते ही एडमंड उससे कहता है कि सर मेरी मदद कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे गलत इल्जाम में फंसाकर यहाँ पर भेजा गया है। जिस पर वार्डन ने बड़े ही आराम से जवाब दिया कि मैं जानता हूँ अगर तुमने कुछ किया होता तो तुम्हें देश के अंदर ही किसी जेल में बंद कर दिया जाता। यहाँ इतनी दूर इस जेल में सिर्फ उन लोगों को लाया जाता है जिनके खिलाफ कोई साजिश की गई हो। इसके बाद वार्डन ने उसे बहुत मारा, फिर उसे जेल के कमरे में बंद कर दिया गया जहाँ पर एक लकड़ी का दरवाजा था और एक छोटी सी खिड़की। यह दरवाजा साल में सिर्फ एक बार ही खुलता था जब वार्डन बिना बात के उन्हें पीटने के लिए अंदर आता था। और कमरे में अकेले बंद रहकर एडमंड बहुत परेशान रहने लगा। उसने दीवार पर लिखना शुरू किया कि भगवान मुझे न्याय दिलाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसे जेल में 12 साल बीत गए तो उसका भगवान से भी विश्वास उठता चला गया। उसे लगा कि मैं तो पूरी जिंदगी यहीं बंद रह जाऊंगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक से उसके कमरे की जमीन नीचे से उठने लगी। यह देखकर एडमंड के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे कोई भूत उसके सामने आ गया हो। कुछ देर घबराने के बाद एडमंड ने देखा कि जमीन के नीचे से एक इंसान बाहर आ रहा है और जमीन के नीचे से निकला हुआ यह आदमी एबे था जो कि यहाँ से नीचे वाले फ्लोर का एक कैदी है। वह पिछले 5 साल से एक सुरंग खोद रहा था और किस्मत ने ऐसा चक्कर चलाया कि वह सुरंग सीधा एडमंड के कमरे में आ निकली, मानो भगवान का कोई इशारा हो। एबे के आने से एडमंड को एक साथी भी मिल गया था जिससे वह बातें कर सके, क्योंकि इतने समय से कमरे में अकेले बंद रहकर वह पागल सा होने लगा था। इसके बाद एबे ने एडमंड को अपने कमरे में बुलाया। उधर एडमंड बहुत खुश था क्योंकि अब उसे पत्थरों से दीवार पर निशान बना बनाकर समय नहीं काटना पड़ेगा। और जैसे ही एडमंड एबे के कमरे में घुसा तो वह वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो गया। एबे का कमरा बाकी कैदियों की तरह नहीं था, एक ठीक ठाक से होटल की तरह कह सकते हैं। वहाँ उसके आराम के लिए कुर्सियाँ भी थी और किताबें भी पड़ी हुई थी। एबे ने एडमंड से वादा किया कि अगर वह सुरंग की खुदाई करने में उसकी मदद करे तो बाकी बचे समय में उसे पढ़ा सकता है। एडमंड के पास वैसे भी कुछ खास करने का था नहीं तो उसने तुरंत ही हाँ कर दिया। इसके बाद वह दोनों जैसे ही खुदाई करना शुरू किए तभी उन्हें गार्ड की कदमों की आवाज सुनाई दी। डर से कांपता हुआ एडमंड तुरंत अपने कमरे की तरफ भाग गया और फिर उसने जल्दी से कचरे वाली टोकरी तैयार कर दी क्योंकि गार्ड उसके कमरे में भी आने वाले थे। इस जेल में कमरे का दरवाजा सिर्फ 2 बार ही खुलता है, एक बार कचरा लेने के लिए और एक बार शाम का खाना देने के लिए। इसके अलावा पूरे दिन में दोनों के पास बहुत वक्त होगा जिसमें वह बिना पकड़े जाने की चिंता किए आराम से खुदाई कर सकते हैं। इसके बाद एबे ने अपने बालों का एक छोटा सा गुच्छा काटकर पत्थर से चिंगारी निकालकर उसे बालों से जलाया और एक रोशनी की। फिर वे दोनों जैसे तैसे सुरंग में घुसकर आगे की खुदाई करने लगे। नीचे बहुत ही कम जगह थी तो खुदाई करना आसान काम नहीं था। एबे का अंदाजा था कि इसी स्पीड से चलते रहे तो जमीन के बाहर तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 3 साल और लगेंगे। फिर एक दिन आराम करते हुए एडमंड को एबे की एक किताब से पता चला कि एबे एक बहुत अच्छा तलवारबाज सिपाही हुआ करता था। इसके बाद तो एडमंड ने जीत पकड़ ली कि अगर एबे ने उसे तलवारबाजी नहीं सिखाई तो वह नहीं खोदने वाला है सुरंग। एडमंड का अब अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसकी बातें सुनकर एबे मान गया और एडमंड को लड़ाई का हुनर सिखाने के लिए तैयार हो गया। एबे ने समझाया कि रफ्तार ही एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत होती है। उसने टपकती हुई पानी की धार से अपना हाथ इतनी तेजी से गुजारा कि वह गीला नहीं हुआ और कहा कि जिस दिन तुम्हारे हाथ इतने तेज हो जाएंगे उस दिन एक काबिल योद्धा बन जाओगे तुम। इसके बाद एबे वापस खुदाई के लिए चला गया और इधर एडमंड ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। कुछ दिन बाद एबे ने लकड़ी का जुगाड़ करके एक तलवार बना ली और एडमंड को बढ़िया तरीके से तलवारबाजी सिखाने लगा। और जब उसकी तलवारबाजी की ट्रेनिंग खत्म होती तो एडमंड पढ़ाई पर ध्यान देता। अब उसका पूरा दिन पढ़ाई, खुदाई और तलवारबाजी की प्रैक्टिस में ही निकल जाता। कुछ महीने बाद एडमंड की तलवारबाजी में जबरदस्त सुधार आया। अब एबे को दिखने लगा कि एडमंड उससे भी बढ़िया तलवारबाज बन चुका है। फिर कुछ दिन बाद बातचीत के दौरान एडमंड को पता चला कि एबे पहले स्टेडिया नाम के एक बहुत ही अमीर परिवार के लिए काम किया करता था और उसके मालिक ने बहुत ही दौलत कमाई थी। और अब नेपोलियन ने एबे को इसी खजाने की जानकारी हासिल करने के लिए एबे को कैद करवा रखा है। यह सुनकर एडमंड को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वह भी नेपोलियन के धोखे की वजह से आज अंदर बंद है। दिन पर दिन खुदाई उन्हें आजादी के और करीब ले जा रही थी। फिर एक दिन उन्हें सुरंग की जमीन में पौधे की जड़ें नजर आई जिससे एबे ने हिसाब लगाया कि वह दोनों बाहर निकलने के काफी करीब है। यह बात सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ कि उनकी खुशी मिट्टी में मिल गई क्योंकि सुरंग तेजी से हिलने लगी और फिर जोरदार आवाज के साथ बहुत सारे पत्थर और मिट्टी उसके ऊपर गिर गए जिनके नीचे
एबे दब गया था। फिर घबराकर एडमंड ने तुरंत ही पत्थर हटाया और एबे को बाहर निकाला। दरअसल उन्होंने गलत दिशा में खुदाई की थी। सुरंग की खुदाई में उनसे जरूर कुछ गलती हुई थी, क्योंकि ऊपर से एक खाने वाला डब्बा भी नीचे गिर गया था और एक बहुत भारी पत्थर एबे की छाती पर गिरने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल था और उसके फेफड़ों में चोट आने की वजह से किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती थी। अपने आखिरी लम्हों में एबे ने कमजोर आवाज के साथ एडमंड को बताया कि कमरे में एक पत्थर के नीचे किताब मिलेगी। उस किताब के नीचे एक नक्शा है और इसी नक्शे की वजह से एबे यहाँ कारागार में बंद था। नक्शे को देखकर एडमंड बहुत शौक में था। एडमंड ने एबे से वादा किया कि वह इस दौलत का इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए करेगा और गलत कामों में जितना हो सके दूर ही रहेगा। एडमंड ने वादा किया, जिसके थोड़ी देर बाद ही एबे की मौत हो गई। एडवर्ड की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह दोबारा से अकेला हो गया। तभी गार्ड खाना लेकर आया तो एडमंड दीवार के पीछे छुप गया। गार्ड ने आवाज भी लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर जब वह चेक करने अंदर आया और उसने एबे की लाश देखी तो वह घबराकर अपने सीनियर को बताने चला गया। फिर एडवर्ड ने तेजी से सुरंग का मुंह छिपाया और वापस चला गया। कुछ देर बाद गार्ड अपने कुछ साथियों के साथ वापस आया और एबे के शरीर को बॉडी बैग में डाल दिया। दूसरी तरफ एडमंड सुरंग में छुपकर उसके जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गार्ड्स वहां से गए, एडमंड खामोशी से कमरे में घुसा और एबे की लाश को देखने लगा। लाश को देखते ही एडमंड के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से एबे की लाश की जगह ले ली। फिर कुछ देर बाद वार्डन अपने आदमियों के साथ लाश को वहाँ से ले जाने के लिए आया और यह जेल एक सुनसान टापू पर थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि लाश को समुद्र में फेंक देना ही सही रहेगा। और इसी दौरान एक गार्ड खाना लेकर एडमंड के कमरे में भी गया, लेकिन जब बार बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो गार्ड को शक हुआ। वह दरवाजा खोलकर अंदर गया, लेकिन वहाँ उसे एडमंड नहीं बल्कि एबे की लाश मिली। इसके बाद वह गार्ड चिल्लाता हुआ वार्डन को बुलाने के लिए गया, लेकिन वार्डन तो जल्दी से यह काम निपटाना चाहता था। और उस दिन तूफानी हवा भी चल रही थी, समुद्र की लहरें पत्थरों से टकरा रही थी, तो कुछ सुनना भी बहुत मुश्किल था। वार्डन गार्ड की बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच एडमंड ने झटके से वार्डन की चाबियां चुरा ली। लेकिन इस झटके की वजह से वार्डन भी एडमंड के साथ सीधा समुद्र में जा गिरा। समुद्र में गिरते ही एडमंड ने चाबियों की मदद से जल्द खुद को आजाद किया और जैसे ही वह तैरकर ऊपर आया तो उसने पीछे मुड़कर वार्डन को देखा। सालों का गुस्सा उसके अंदर भरा पड़ा था और उसने बेरहमी से वार्डन को पानी में डुबाकर मार डाला। इसके बाद वो बिना पीछे देखे समुद्र में दूर तक तैरता रहा। फिर अगली सुबह जब एडमंड की आंख खुली तो वह एक आइलैंड पर था, लेकिन ना जाने वह कैसे यहाँ तक जिंदा आ गया था। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहाँ तक जिंदा कैसे पहुँचा, लेकिन अभी भी वह आजाद नहीं था। उसे समुद्री डाकुओं का एक झुंड बैठकर आराम से देख रहा था। अब एडमंड को लग रहा था कि वह मारा जाएगा, लेकिन लुटेरे के सरदार लुइजी ने उसे एक मौका दिया। उसने कहा कि वह उसे जिंदा छोड़ देगा, बस एक शर्त पर। एडमंड को उनके गद्दार साथी जैकेबो के साथ लड़ना होगा, जिससे वो वैसे भी जिंदा गाड़ने वाले थे। लेकिन अगर जैकेबो जीत गया तो वह उनकी टीम में वापस शामिल हो सकता है और फिर वह एडमंड को मार देंगे। लेकिन अगर एडमंड जीत गया तो वह उसे रिहा कर देंगे। फिर जल्द ही दोनों के बीच यह मुकाबला शुरू हो गया। जैकेबो तलवारबाजी में बहुत माहिर था, लेकिन एडमंड की एबे से सीखी हुई तकनीक बहुत ही जबरदस्त साबित हुई। कई हमले करने के बावजूद जैकेबो एडमंड को छू तक नहीं पाया और मौका मिलते ही एडमंड ने तेजी से वार किया और जैकेबो को नीचे गिरा दिया, लेकिन उसे मारा नहीं। उसे मारने की बजाय एडमंड ने लुइसी से कहा कि देखो, हम दोनों तुम्हारे लिए काम करेंगे, हम काम के लोग हैं यार, और बिना बात क्यों मारना किसी को। और वैसे में समुद्री लुटेरे ढूंढना कौन सा आसान काम है। एडमंड के हुनर और दया को देखकर लुइसी खुश हुआ और वह दोनों की ही जान बख्श दिया। फिर दूसरी तरफ जहाज पर बातचीत के दौरान एडमंड ने कैप्टन को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसके बाद उसने एडमंड को आजाद कर दिया ताकि वह अपने दुश्मनों से बदला ले सके। और जैकेबो भी एडमंड के साथ हो गया, क्योंकि एडमंड ने उनकी जान बचाई थी। तो जैकेबो ने वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारा वफादार बन के रहूंगा। एडमंड ने जैकेबो से एक नाव का बंदोबस्त करने को कहा, जब तक कि वह अपने कुछ पर्सनल काम निपटा ले। फिर देर रात चुपके से एडमंड अपने पुराने मालिक के घर गया, लेकिन वहाँ पर सब कुछ बदल गया था और बड़े मालिक ने उसे पहचाना तक नहीं। उसे पता चला कि उसके जेल जाने के गम में डूबकर उसके पिता की भी मौत हो गई और इस खबर से एडमंड को बहुत गहरा सदमा लगा। और इससे बड़ी चोट तो उसे तब लगी जब
जब एडमंड ने जाना कि उसके पुराने दोस्त मोंटेगो ने ही उसे फंसाया था और फिर मोंटेगो ने ही उसकी ही मंगेतर से शादी भी कर ली थी। फिर अगली सुबह एडमंड और जकेपो एक नाव में सवार होकर उस दिशा में निकल गए जहाँ पर नक्शे में खजाने का निशान बना हुआ था। उसने उस टापू का चप्पा चप्पा छान मारा पर खजाना नहीं मिला। लेकिन फिर एडमंड को ख्याल आया कि शायद पानी के नीचे कुछ हो। उसने मैप में बताई हुई जगह के पास एक अंडरग्राउंड तालाब में डुबकी लगाई। वहाँ उसे कई सारी पुरानी संदूक भी मिली और फिर उसने जैसे ही एक संदूक खोली तो उसे चमचमाता हुआ सोना दिखाई दिया। जकेपो खुशी से झूम उठा और उसने जितना हो सके उतना सोना नाव में भर लिया। लेकिन पूरे खजाने को ले जाने के लिए उन्हें तो एक बड़े जहाज की जरूरत थी। लेकिन एडमंड के अंदर खुशी से ज्यादा अभी भी बदले की आग थी। उसने फैसला किया कि यह दौलत बस एक ही काम आएगी, उसके बदले का रास्ता बनने के लिए। सबसे पहले एडमंड ने एक बड़ा आलीशान घर खरीदा और अपने आप को फ्रांस के एक नई रईस के रूप में सबके सामने पेश किया। साथ ही उसने अपने आसपास के कई रईस लोगों को अपने शानदार घर में एक पार्टी के लिए बुलाया। जल्द ही उसकी दावतों और शहंशाही अंदाज ने सबके बीच उसे मशहूर कर दिया। रईस लोग अब एडमंड में दिलचस्पी लेने लगे। लेकिन असल में एडमंड यह सब कुछ अपने धोखेबाज दोस्त मोंटेगो का ध्यान खींचने के लिए कर रहा था। लेकिन वो तो बिना उससे बात किए निकल गया। एडमंड की पुरानी मंगेतर मर्सिडीज ने मोंटेगो से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे कभी खुशियाँ नहीं मिल सकी। जुआ, शराब और शबाब में वह सारा पैसा उड़ा देने के बाद बैंक से लिया हुआ पैसा चुकाने के हालत में नहीं था। और ऊपर से एडमंड ने एक ऐसी चाली चली जो मोंटेगो को कहीं और से भी पैसों का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ जकेपो ने एडमंड को एक खबर दी कि मोंटेगो का एक बेटा भी है। जिसके बाद एडमंड ने एक सुंदर औरत और अपने लुटेरे दोस्त के साथ मिलकर एल्बर्ट की फर्जी किडनैपिंग करवाई ताकि फिर एडमंड खुद मसीहा बनकर उससे बचा सके। उसका प्लान काम कर गया और एल्बर्ट को भी यही लगा कि यार इस आदमी ने तो मेरी जान बचाई। उसका शुक्रिया अदा करते हुए एल्बर्ट ने एडमंड से गुजारिश की कि कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन है, आप उस पार्टी में जरूर आना। एडमंड ने कुछ नखरे दिखाए, फिर उसे आखिर में मान गया। उसी पार्टी में एल्बर्ट ने अपने पिता मोंटेगो को एडमंड से मिलवाया। वे दोनों 13 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने थे। एडमंड का हुलिया अब इतना बदल गया था कि मोंटेगो ने उसे पहचाना तक नहीं। लेकिन मर्सिडीज ने उसे जैसे ही देखा वह उसे पहचान गई उसकी आंखों से। एडमंड यह जानता था कि मोंटेगो को पैसे की सख्त जरूरत है और इसलिए वह उसके आगे बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगा कि देखो भाई, मुझे एक खास जगह से सोना मिल गया है बहुत सारा, और कल ही जहाज में 100 किलो सोना आएगा यहाँ पर मेरा। और विल्फोर्ड साहब, सब कुछ आपको ही क्लियर करवाना है पुलिस से। विल्फोर्ड एक करप्ट मजिस्ट्रेट था। इसका इस इलाके की पुलिस पर पूरा काबू था। एडमंड की बातें सुनने के बाद विल्फोर्ड ने मोंटेगो के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें वो एडमंड का खजाना यहाँ से आने से पहले ही लूट लेंगे और फिर सारा सोना फिर उनका हुआ। जिस पर मोंटेगो ने कहा कि एक आदमी है जो इस काम को आसानी से कर सकता है। दरअसल एडमंड को जेल भेजवाने में भी इन तीनों का ही हाथ था और एडमंड ने जानबूझकर इन लोगों को इकट्ठा किया। खैर, पार्टी खत्म होने के बाद मर्सिडीज चुपके से घोड़ा गाड़ी में जाकर बैठ गई। रोते हुए उसने बताया कि मोंटेगो ने उसे धोखा दिया। उसने कहा कि एडमंड को फांसी हो गई। एडमंड को डर था कि यह सच उसके बदले के प्लान को बिगाड़ ना दे, इसलिए उसने अभी के लिए मर्सिडीज को वापस जाने को कहा। इसके बाद हमने देखा एडमंड के सोने का जहाज को लूट लिया गया है और इसे अंजाम देने वाला मोंटेगो का ही आदमी था जिससे एडमंड को अपना बदला लेना था। वह आदमी सोच रहा था कि भाई आराम से चोरी हो गया, लेकिन तभी गार्ड्स ने वहाँ पर आकर उसे पकड़ लिया। वह जब भागने लगा तब सामने से एडमंड आ गया। उस आदमी ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन एडमंड ने एक रस्सी का फंदा उसके गले में डाल दिया और मारने से पहले एडमंड ने उसे अपनी असली पहचान बताई ताकि उसे याद तो आए कि वह किस गुनाह के लिए मारा गया। अब अगला निशाना मजिस्ट्रेट विल्फोर्ड था। सालों पहले इसी मजिस्ट्रेट ने नेपोलियन की चिट्ठी के चक्कर में एडमंड को फंसाया था और मजिस्ट्रेट का बाप खुद नेपोलियन का सपोर्टर था। लेकिन पावर हासिल करने के चक्कर में मजिस्ट्रेट ने अपने ही पिता को मरवा दिया और इल्जाम एडमंड पर लगवाकर उसे जेल भिजवा दिया। लेकिन जब एडमंड ने बातों बातों में बड़ी चालाकी से मजिस्ट्रेट से यह पूरी बात बुलवा ली और विल्फोर्ड ने भी सब कुछ बोल दिया, क्योंकि वैसे भी एडमंड यह सब साबित नहीं कर सकता। लेकिन कमरे में पुलिस पहले से मौजूद थी जो विल्फोर्ड की पूरी बात सुन ली और उसे पकड़कर ले गई। दूसरी तरफ कंगाल हो चुका मोंटेगो भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मर्सिडीज ने उसके साथ चलने से साफ इनकार कर दिया था और साथ ही उसने बताया कि एल्बर्ट उसका बेटा नहीं है बल्कि एडमंड का बेटा है। यह बात सुनकर मोंटेगो गुस्से से चिल्लाया, लेकिन उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। वह एक पुराने किले में गया जहां उसने चोरी का माल रखा हुआ था, लेकिन संदूक के खोलने पर उनके अंदर सिर्फ रेत ही निकला और आखिरी संदूक में सिर्फ उसे एक छोटा सा चेस पीस मिला जो कि एडमंड को मोंटेगो ने ही दिया था। फिर उसी वक्त एडमंड वहां पर आया और मोंटेगो समझ चुका था कि वो कौन है। गुस्से से पागल मोंटेगो ने तलवार से एडमंड पर हमला किया, पर वह एडमंड का मुकाबला नहीं कर सकता था। एडमंड ने आसानी से उसकी तलवार गिराकर उसे दीवार से लगा दिया, लेकिन जैसे ही एडमंड आखिरी वार करने वाला
वाला था, एल्बर्ट ने बीच में आकर कहा कि मैं अपने पिता को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस चीज का फायदा उठाकर मोंडेगो चुपके से बंदूक में गोली भरने लगा। तभी वहाँ पर मर्सिडीज आकर पहुंची और उसने एडमंड को रोकते हुए कहा कि एल्बर्ट उसी का ही बेटा है। यह सुनने के बाद एडमंड शॉक हो गया और फिर मोंडेगो ने अपनी बंदूक से एडमंड पर निशाना लगाया, लेकिन जकेपो ने मोंडेगो की तरफ एक चाकू फेंका जिससे मोंडेगो का निशाना चूक गया और गोली जाकर मर्सिडीज को लगी और इसी अफरा तफरी में मोंडेगो भाग निकला। पर एडमंड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन मोंडेगो ने घोड़े पर चढ़कर एक जबरदस्त हमला किया तो एडमंड की तलवार गिर गई और अब मोंडेगो जीतता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अंत में एडमंड ने जैसे तैसे मोंडेगो को गिराकर उस पर जानलेवा वार किया, जिस पर मोंडेगो की मौके पर ही मौत हो गई। और अपने बदले की आग ठंडी होने के बाद एडमंड अपनी पत्नी मर्सिडीज और अपने बेटे एल्बर्ट को लेकर उस जेल में गया जहां उसने 13 साल गुजारे थे। वहां उसे अपने गुरु एबे की याद आई। उसने एबे को याद करके उसे थैंक यू कहा और फिर यह पूरा इलाका खुद ही खरीद लिया ताकि किसी को भी वह सब न सहना पड़े जो एडमंड और एबे ने सहा है। और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द मिलेंगे नए दिन नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।